अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एमडी कैट के नोट्स है, तो आज हम इस नोट्स में से पढ़ेंगे। ठीक है। ये जितने भी नोट्स हैं सारे पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए जा रहे हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ पीएमसी को ही फॉलो करेंगे, बाद में देखते हैं कि पीएमसी होता है या पीएमडीसी होता है। सो अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि पीएमसी का ही सिलेबस रहेगा सारे बोर्ड्स के लिए। अब जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम हमारे जो सेलुलर ऑर्गेनल्स थे उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम बायोमोलिक्यूल्स के भी बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा एंजाइम का। जब हम एंजाइम के चैप्टर में आते हैं तो एंजाइम के चैप्टर में जो सिलेबस रिकमेंड किया गया तो उसमें सबसे पहले बताया गया कि आपने एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने इधर लिखी हैं, जो बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में मोटी मोटी जितनी भी बातें हैं वो सारी मैंने इधर लिखी हैं, जो एमसीक्यूज़ पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हम पढ़ते हैं। चले अभी ने हम जैसा कि बोल रहा है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम में सारे वो कौन से प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करते हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि कोई भी प्रोसेस है, एग्जाम्पल कि हमें यार हमें मिसाल के तौर पे हमें वाटर प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो इस वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, वैसे ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। तो ये जैसे ही प्रोसेस हो रहा है तो इधर हमने बना लिया वाटर। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस को टाइम लग रहा है तकरीबन 3 मिनट। कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट। तो 3 मिनट के अंदर जो एनर्जी वेस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो एंजाइम क्या करता है? अगर इधर हमने एंजाइम को लगा दिया तो एंजाइम क्या करेगा? इस 3 मिनट को मिसाल के तौर पर कर देगा, 10 सेकेंड कर देगा। तो अब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को उसने कम किया। यानी कि जितना आप टाइम लगा रहे हैं रिएक्शन को करने में वो ज़्यादा कम हो जाएगा। टाइम कम हो जाएगा तो एनर्जी की एक्सपेंस कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये अपने आप को कंज्यूम भी नहीं होने देता। यानी कि एक तरीके से क्या किसका काम करता है? ये कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। ये आपने पढ़ा होगा। एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हाँ। अब जैसे कि इधर एक और में तीसरे पॉइंट में लिखा है कि डज नॉट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ, यानी कि क्या करता है कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी नेचर को तब्दील नहीं करता। जैसे कि अभी हमने वाटर के रिएक्शन में देखा कि वाटर ही बनना था, इसमें वाटर के अलावा कुछ नहीं बना है। जो एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर ही रिएक्शन के अंदर एंजाम आता है, यानी कि पर्टिकुलर एंजाइम फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सलरेट केमिकल रिएक्शन। हाँ, किसी भी छोटा सा अमाउंट एंजाइम का होता है वो एक केमिकल रिएक्शन को एक्सलरेट यानी कि फास्ट कर सकता है। स्पेसिफिक इन दियर एक्शन, यानी कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है। ये वही बात है, यानी कि बोला कि सिंगल एंजाइम कैटलाइज्ड ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, यानी कि जो एक सिंगल एंजाइम होता है सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल को ही या सिंगल प्रोडक्ट के लिए ही रिएक्शन के इस्तेमाल में आ सकता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट कहता है कि दे आर सेंसिटिव व्हेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है। मैंने दो लिख दिया था, सॉरी इंक्रीजिंग पीएच, सॉरी इधर क्या लिखा हुआ है? वे दे आर सेंसिटिव फॉर इंक्रीजिंग पीएच, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड आ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, जिसको हम आगे समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन से किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है। वो एक सबस्ट्रेट इनहिबिशन एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा टॉपिक है जो इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाई है, बड़ी रफ सी डायग्राम है। आपने इसको ज़्यादा देख लेना, जस्ट फॉर आपने से अच्छी डायग्राम देखी होंगी लेकिन आपने देख लेना। एक ये एक्टिव साइट होती है एंजाइम की जिसके पास एक पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक है। और सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर आके अटैच होता है। देन एंजाइम स्टार्ट हो जाता है अपना प्रोसेस करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है ये। अब हम आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंजाइम क्या है। अगर यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। ये आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको मिल जाएंगे। सो आपने इसके ऊपर सिर्फ फोकस करना है। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ एंजाइम के अंदर बात करते हैं कि एक जो एंजाइम होता है, जो जैसे कि इफ़ एंजाइम है ओनली प्रोटीन पार्ट्स, एक एंजाइम जिसके पास सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन एंजाइम बोलते हैं, जिसको हम सिंपल एंजाइम भी बोला जाता है। इसी तरीके से एक एक्टिव एंजाइम होता है ना, जिसके हमने इधर बोला कि एक एक्टिव एंजाइम होता है, एक होता है नॉन एक्टिव एंजाइम, होता है एक्टिव एंजाइम। जाहिर सी बात है कि एक्टिव एंजाइम ही प्रोसेस करने के काबिल होता है। जो एक्टिव एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? हेलो
एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? हेलो एंजाइम बोलते हैं। विच आर हैव टू टाइप्स, इनकी बेसिकली टू टाइप्स हैं, या सॉरी टू पार्ट्स हैं। इनके कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखा कि हेलो एंजाइम के पास टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम हैपोएंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक। ठीक है, लेकिन सिंध बोर्ड की बुक के अंदर इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला गया है, और पंजाब और आपकी जो फेडरल बुक है उसके अंदर इसको कोफैक्टर बोला गया है। अब प्रोस्थेटिक, अब बोलते हैं कि जो एंजाइम होते हैं उनकी नेचर डिपेंड करती है, यानी कि हेलो एंजाइम की भी दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? हेलो एंजाइम हैव टू टाइप्स बेसिकली। कितनी टाइप्स होती हैं? जो डिपेंड करती है किसकी नेचर के ऊपर? प्रोस्थेटिक ग्रुप की नेचर पर। किस टाइप की नेचर होगी? केमिकल नेचर। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। व्हेन प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक देन एंजाइम कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है ना? व्हेन कोफैक्टर यानी कि जब एंजाइम के ऊपर सॉरी व्हेन जब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा एंजाइम का, वो क्या हो? इनऑर्गेनिक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस एंजाइम को हम कोफैक्टर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि इनऑर्गेनिक से मुराद क्या क्या? इसने मैग्नीज रखा हुआ है, कैल्शियम लगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और कुछ एंजाइम्स भी इधर दिए हुए हैं कि फॉस्फोराइलेज की एग्जांपल आ गई, अमाइडेज की एग्जांपल आ गई, और पेप्टाइडेज की, जो बेसिकली जिनके पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। इसी तरीके से दूसरी टाइप से हम जाते हैं तो उसमें लिखा होता है व्हेन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ ऑर्गेनिक, देन फिर हम क्या बोलेंगे? देन हम उसे फिर बोलेंगे को इंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? हम को इंजाइम बोलेंगे। इसको हमने को फैक्टर बोला था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दिए कि NAD, NADP, ATP एंड FNN। ठीक है, ये भी इंजाइम्स की टाइप इन्होंने बताई कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाएंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर। ये सारे कंपोनेंट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर पाए जाएंगे हमने कंपाउंड्स कह सकते हैं। अब इसी तरीके से दो और टाइप्स होती हैं जिसको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं और इनहिबिटर्स बोलते हैं। यार ये एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स का काम क्या है? बेसिकली ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जैसे कि एक सब्सटेंस कह लें आप इसे, कि एक एंजाइम है जो कि अपना रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद जो सब्सटेंस उसके इर्द गिर्द है उसके अंदर मैग्नीशियम आयन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इससे फ़ायदा एंजाइम को ये होगा कि वो एक्टिवेट हो जाएगा और स्पीड करेगा अपने काम को करने के अंदर, तो दिस अ बेनिफिट फॉर द एंजाइम। इसी तरीके से इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम के फंक्शन को होने से क्या करते हैं? रोकते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे अल्फाजों में। ठीक है, इसी तरीके से सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय ब्लॉक द सबस्ट्रेट एंटरिंग ऑन एक्टिव साइट। इस बात को थोड़ा समझने की बात है। यार एक एंजाइम है, एंजाइम के पास कुछ इस तरीके की शेप हमारी बुक बनाती है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। जहाँ पे एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट को हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं। ये सबस्ट्रेट है, ये इधर आके बैठेगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर शेप का सबस्ट्रेट है जो इसकी ही शेप का है। अगर इधर एक गलत शेप का एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम इधर बनाने की कोशिश करते हैं कि एक ही एंजाइम है, इसके ऊपर आके इस शेप का एंजाइम, इस शेप का एक सबस्ट्रेट आ जाता है, तो इस सबस्ट्रेट को जिसकी शेप बिल्कुल भी अल्टरनेट नहीं होगी एंजाइम की एक्टिव साइड से, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, इसी टाइप के अगर बहुत सारे होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनहिबिटर्स बोलेंगे। यानी कि इनको हम बोलेंगे आ सब्सटेंस which decrease the activity of enzyme by block the substrate from entering on the active site। इस बात को आपने क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब ये कहता है कि अकॉर्डिंग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी में लिखे हुए हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या हो? हमेशा कोवलेंटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कोवलेंटली बाउंड होते हैं। दे आर परमानेंट, दे आर नॉट अ डिटैचेबल, वो हटते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम के पास यानी कि वो डिटैचेबल होते हैं। जितने भी कोएंजाइम होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? विटामिन्स के। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। यानी कि जो कोफैक्टर होता है, जो कोफैक्टर होता है वो क्या होता है? कोवलेंटली बाउंडेड होता है, और जो कोएंजाइम होता है वो डिटैचेबल होते हैं, और वो अ, उनके ऊपर कुछ डिफरेंट बाउंड्स होते हैं जो कि डिटैचेबल होते हैं, यानी कि वीक भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा?
अभी हमने टाइप्स ऑफ एंजाइम पढ़ी, इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब हम जा रहे हैं कि मैकेनिज़्म क्या फॉलो करता है एंजाइम। देखें, जब एंजाइम के साथ बेसिकली इधर में हम कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क ले लेते हैं, कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है, व्हेन एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, ठीक है, जब बाइंड करेगा तो ये बनाएगा क्या, इस बात को देखना है आपने, ये बनाएगा क्या, सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन फर्दर ये अपने रिएक्शन में जाएगा तो ये बनाएगा फिर एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा कि एंजाइम वही होगा, देन हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो भी इसके साथ बाइंड हुई होगी। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये बना लेंगे अलग एक एंजाइम, जिसको हम एंजाइम अलग बोलेंगे, एक बना लेंगे अलग प्रोडक्ट। ये कुछ इस तरीके का ये लोग एक मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज़्म भी हमने समझा, तो अब ये मॉडल्स भी होते हैं इसके अंदर कि एंजाइम के मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन क्या क्या हैं। हम मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले दो जो रेनुमाई करने वाले हमें मॉडल मिल जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, और दूसरा जो कि तकरीबन 1894 के अंदर प्रपोज किया गया था, इसकी तरफ से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमएल फिशर। इन्होंने एक लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मॉडल आया, उसको हम कहते थे इंड्यूस्ड फीड मॉडल, जो कि कोस्टलैंड ने प्रपोज किया 1959 के अंदर। इस बात को आपने याद रखना है इन साइंटिस्ट के नेम। तो अब हम इन मॉडल्स को पढ़ते हैं कि मॉडल्स थे क्या बेसिकली। इसने कहा कि लॉक एंड की मॉडल क्या है बेसिकली, द शेप ऑफ एक्टिव साइट सेम। ये मतलब जो एक्टिव साइट होती है, मैंने आपको बताया कि एक्टिव साइट है ये वाली, ये एक एक्टिव साइट है, ठीक है। जो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो क्या क्या होती है, सेम रहती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जब वो रिएक्शन कर भी रहे क्या होती है, उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो सेम रहती है, ठीक है। ये एक उन्होंने बात बताई, ठीक है। और उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। उन्होंने तीसरे पॉइंट में बताया कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड विथ एक्टिव साइट, यानी कि एक ख़ास तरीके की शेप का ही सबस्ट्रेट आके उधर बाइंड कर सकता था, हर तरीके की शेप का सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर सकता। और तीसरे पॉइंट में लिखा है कि स्पेसिफिक एंजाइम, जिसको हम कहते हैं की, एक्ट्स अपॉन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं लॉक, ठीक है। यानी कि उन्होंने सबस्ट्रेट को क्या कहा, लॉक कहा, और की उन्होंने कहा एंजाइम को, यानी कि स्पेसिफिक की इस फॉर स्पेसिफिक लॉ, यानी कि कोई भी एंजाइम अगर अपने आप को एक्टिव करना चाहता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी कि लॉक होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये जो मॉडल था वो दिया था किसने, एमएल फिशर ने दिया था, जो कि लॉक एंड की मॉडल था। इसी तरीके से एक अगला मॉडल है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है कि ये कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो एक्चुअली फ्लेक्सिबल है। वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, बिकॉज देयरफॉर इट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें मतलब जिस तरीके का सबस्ट्रेट आएगा उस तरीके की इसकी एक्टिव साइट हो जाएगी, ठीक है। एंजाइम विच फॉलो द इंड्यूस फिट मैकेनिज्म, जो एंजाइम इंड्यूस फिट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है हेक्सोकाइनेस, और जो हमारे पास जो एंजाइम जो की लॉक मॉडल को फॉलो करते हैं उसकी एग्जांपल है हमारे पास यूरिएस। इन एग्जांपल्स को आपने याद रखना है। मैंने छोटी छोटी सी डायग्राम बनाई हुई जो इंड्यूस फिट मॉडल को बताती हैं कि ये इंड्यूस फिट मॉडल है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने इस छोटे से शॉर्ट लेक्चर के अंदर हमने 3 टॉपिक को समझा, थोड़ा कम टाइम के अंदर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, टाइप्स ऑफ एंजाइम को समझा कि कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, हेलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, हमने एक्टिवेटर्स इनहिबिटर्स को समझा, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मुझे फॉलो कर सकते हैं, और बस मेरी इस लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक हमारी नई वीडियो के साथ। साथ रहिए और इस चैनल को बड़ा करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।